हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जो कि जितने भी स्टूडेंट एम्स, सीएचओ और किसी भी नर्सिंग कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आधार पे ही हम को जो भी टॉपिक होगा उसको कवर करते चलेंगे और जितने भी टॉपिक हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आर। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। ये एक प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रिएशन। ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब ये जो कम्युनिटी होती है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन सी है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर, जो भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उनके लिए सोशलाइजेशन और एजुकेशन का स्कोप प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन डी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमंग मेंबर, एक दूसरे से मिलने का अपॉर्चुनिटी, जानने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी, बी में है बी सी डी, सी में है ए सी डी और डी में है ए बी सी डी। तो आपको बताना है कम्युनिटी के फंक्शन। तो क्वेश्चन को आंसर देखने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कम्युनिटी की डेफिनेशन और कम्युनिटी के फंक्शन। देखते हैं कम्युनिटी। बात करें कम्युनिटी की तो कम्युनिटी जो वर्ड है वो ड्राइव्ड कहाँ से होता है, कहाँ से लिया गया है, तो ये ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से? कम्युनिस। कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड से कम्युनिटी वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है, इट मीन्स, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन या फिर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी या फिर कॉमन। इससे आपको समझ में आया होगा जो भी कम्युनिटी में मेंबर्स रहते हैं उनके गोल्स, उनके लाइफस्टाइल और उनका पहनावा, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सभी कॉमन होते हैं और इनमें सिमिलरिटीज होती है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ हमने देखा लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस कौन सा वर्ड था? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से कम्युनिटी लिया गया है। कम्युनिस्ट शब्द से बना है कम्युनिटी। कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कॉमन या फिर सिमिलरिटी। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। ये सभी चीज़ें जो अपन पढ़ रहे हैं छोटी छोटी, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ थ्योरी भी कवर करते चल रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं डेफिनेशन। कम्युनिटी की डेफिनेशन है कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ, या फिर आप याद करो सोशल ग्रुप। कम्युनिटी एक ग्रुप होता है जिसके कैरेक्टर क्या होते हैं? डिटरमाइंड बाय, जिसको अपन पहचानते हैं, डिटरमाइंड बाय ए फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा ग्रुप कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो और विथ कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। जो उनके गोल है और जो उनके इंटरेस्ट है वो भी कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कहाँ से लिया गया, कम्युनिस्ट का मीनिंग ही होता है कॉमन या फिर सिमिलरिटी। तो कम्युनिटी का डेफिनेशन की याद करना है आपको। कम्युनिटी इज ए ग्रुप डिटरमाइंड बाय ए फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो भी वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होगी वो एक स्पेसिफिक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में रहेगी और उसका जो गोल होगा, उसका इंटरेस्ट होगा वो सिमिलर होगा, कॉमन होगा। इसके अलावा एक जो स्पेशल होता है इनमें वो है जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के वो एक दूसरे को जानते हैं और इंटरेक्टिव रहते हैं। मेंबर्स
know and interact to each other, मतलब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो अपना क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, तो बात करें इसके फंक्शन की, तो फर्स्ट फंक्शन है कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है कौन? कम्युनिटी। कैसे? जैसे आप जैसे अपने गांव में मोहल्ले होते हैं तो वहाँ एक दूसरे को सब जानते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी दूसरे के होती है तो सब वहाँ जाके उसको संभालते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई बाहर वाला आके वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसको साथ देते हैं। तो मतलब जो एक कम्युनिटी है वो एक दूसरे के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करती है। कम्युनिटी के मेंबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो कम्युनिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा म्यूचुअल सपोर्ट, यही बात है कि किसी भी प्रॉब्लम में म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल, क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के हर काम में भागीदारी निभाते हैं, तो एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रोवाइड रिक्रिएशन। रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब जैसे कम्युनिटी में कोई मेंबर है तो क्या होता है, जहां अलग अलग पर्सन रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ जैसे एक क्या कर रहा है तो दूसरे वाला उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, अपनी कम्युनिटी के मेंबर से सीखने की कोशिश करेगा। एक अच्छा कर रहा है तो उसको देख के बाकी सभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिक्रिएशन मतलब नई भावना पैदा करते हैं अपने कम्युनिटी के लोग में देखकर कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ रिक्रिएशन भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, ये भी एजुकेशनल भी प्रोवाइड करने का काम करता है, एजुकेशन में भी हेल्पफुल होता है। और सोशल कंट्रोल मतलब सोशलाइजेशन, ये सारे इसके फंक्शन होते हैं कम्युनिटी के। तो अपन क्वेश्चन की ओर चलें। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था? अपना क्वेश्चन था द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आर। तो यहाँ फंक्शन पूछा था, फर्स्ट में है प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रिएशन, बिल्कुल राइट है। रिक्रिएशन भी प्रोवाइड करता है और सोशलाइजेशन भी प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन 1 तो ए तो राइट है। बी है इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल राइट है। हमने देखा फंक्शन में कि कम्युनिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, बिल्कुल राइट। एजुकेशन के रिसोर्सेज और सोशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। और डी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, बिल्कुल राइट। कम्युनिटी के मेंबर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट होने वाला है। ए, बी, सी एंड डी ऑल आर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको ये टॉपिक। क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एसडीआई डज नॉट इंक्लूड। इनमें से जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एसडीआई किसको इंक्लूड नहीं करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन ए है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन बी है एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑप्शन सी है रियल जीडीपी पर कैपिटा, ऑप्शन डी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है। अब हम बात करते हैं एसडीआई की। इंपॉर्टेंट है एसडीआई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये
हेल्थ इंडिकेटर होता है SDI एक, तो अब पढ़ते हैं SDI, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले SDI क्या इंडिकेट करता है या फिर किसके बारे में बताता है? तो SDI इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करने का काम करता है SDI। क्या इंडिकेट करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। जो इसमें इंक्लूडेड है कंट्रीज है, उनके बारे में, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट को बताने का काम करता है SDI। नेक्स्ट बात करें, जो SDI है वो कंट्रीज को उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे क्लासिफाई करने का काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, SDI classified the countries on their ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कंट्रीज को उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे क्लासिफाई करने का काम करता है। किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन का, उसके आधार पे कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बात है, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, पॉइंट जो देखने वाले हैं। SDI किसके द्वारा दी जाती है, कौन सी एजेंसी SDI प्रोवाइड कराती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, SDI गिवन बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एजेंसी SDI प्रोवाइड करने का काम करती है। इसकी जो भी रैंक्स होती है, जो भी इसके क्राइटेरिया है, उनके आधार पर SDI देने का काम करती है UNDP। नेक्स्ट अपन बात करें कंपोनेंट्स ऑफ SDI। इंपॉर्टेंट है, जो अपना क्वेश्चन भी है वो यहीं से बना है। कंपोनेंट्स ऑफ SDI, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं SDI के? तो बात करें कंपोनेंट्स ऑफ SDI की, तो 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। किसी भी कंट्री में बर्थ होते ही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है लगभग, कि जो भी कोई जन्म लेता है तो वो लगभग जो कितने वर्ष उसका लाइफ होगी, तो उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के टाइम ही। क्योंकि आगे चल के तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन लाइफ जैसे बर्थ हो वैसे ही, मतलब किसी भी कंट्री की अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब बर्थ पे जो भी कोई बर्थ करता है, होता है किसी का जन्म होता है, तो उस टाइम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 72 ईयर्स, 72 साल, जो कि नया डाटा है 2025 का। तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 72 ईयर। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है एजुकेशन। एजुकेशन में देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कोई भी जो बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, अपनी जीवन में लगभग कितने साल स्कूल जाता है, कितने वर्ष स्कूल जाता है। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडिया में कितनी है वो आपको याद रखनी है, 13 ईयर्स। जो इंडिया में लेटेस्ट डाटा है वो है 13 ईयर्स। कोई भी बच्चा है वो लगभग 13 साल स्कूल जाने का काम करता है पूरी ज़िंदगी में, अपने 13 साल स्कूल में बिताता है।
ये एवरेज डाटा है, न कि सबकी बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो एवरेज है वो 13 ईयर्स। तो मीन ईयर स्कूलिंग कितनी हुई? 13 साल इंडिया की। नया डाटा है ये सभी 2025 का। पर कैपिटा इनकम, तीसरा कंपोनेंट है पर कैपिटा इनकम, जो कि अपनी इंडिया की है 9046.76 यूएस डॉलर। पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिया की? 9046.76 यूएस डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेटा भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हेल्थ इंडिकेटर से, तो इम्पोर्टेंट है एसडीआई। पहले भी कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसके जो डेटा है उनकी बात कर ले एसडीआई के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है वो है टोटल कंट्रीज, कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई है एसडीआई में। तो टोटल कंट्रीज है 193, 193 कंट्रीज है टोटल जो कि एसडीआई में जुड़ी हुई है। इसके बाद में भी ध्यान रखना आपको फर्स्ट रैंक किसकी है। अभी लेटेस्ट डाटा में जो फर्स्ट रैंक किसकी है, 2025 की पूछा है, 2025 में फर्स्ट रैंक किसकी है। तो 2025 में जो फर्स्ट रैंक है वो है आइसलैंड। नेक्स्ट बात करें तो अगर आपसे इंडिया की रैंक पूछे, इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक अभी प्रेजेंट टाइम में है 130, 130 रैंक है। इससे पहले जो डाटा था उस पर 134 रैंक थी इंडिया की, अभी 130 रैंक है। नेक्स्ट बात करें, अब स्कोर कितना दिया जाता है, कैसे स्कोर दिया जाता है, तो टोटल स्कोर दिया जाता है इसमें 0 से 1, 0 से 1 के बीच का स्कोर दिया जाता है। जैसे अभी फर्स्ट रैंक जो आइसलैंड है उसका स्कोर है अभी प्रेजेंट टाइम में 0.972, 0.972 आइसलैंड का स्कोर है। वैसे इंडिया का स्कोर अगर आपसे पूछे तो 0.685 इंडिया का स्कोर है। तो 0 to 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है और उससे क्या नाम उसकी रैंक डिसाइड की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था सारा। इसके अलावा बहुत सारी और भी हेल्थ इंडिकेटर्स है, जैसे फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, सुलिवन इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स भी हम आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा एसडीआई, इंपॉर्टेंट था एसडीआई एग्जाम को देखते हुए, चाहे वो सीएचओ हो, एनएसएम के एग्जाम हो और सेंट एग्जाम। तो बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो इनमें से कौन सा है नहीं है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बिल्कुल राइट है। एडल्ट लिटरेसी रेट ऑप्शन सी है। रियल जीडीपी पर कैपिटा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिल्कुल सही है और ए भी राइट है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो नहीं है, एडल्ट लिटरेसी रेट इसमें नहीं देखा जाता। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरी नज़र में ये, और आपके लिए भी आपको बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है, क्योंकि मैं बताऊं जो प्रिवेंशन है उसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन है, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू ए डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। आगे लिखा हुआ है रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर, किसके बारे में, मतलब वो सेल्फ मॉनिटर कैसे कर ले ब्लड ग्लूकोज को, उसके बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल आर प्रिवेंशन इज प्रैक्टिसाइड हियर। यहाँ कौन से लेवल का प्रिवेंशन प्रैक्टिस में है, जो समझा रही है, जो हेल्थ एजुकेशन दे रही है वो कौन से लेवल का हेल्थ एजुकेशन है। डायबिटिक पेशेंट है, उसमें शुगर के लेवल को चेक करना सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए समझा रही है पेशेंट को। तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। ऑप्शन ए है प्राइमोडियल, ऑप्शन बी है प्राइमरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी, ऑप्शन डी है टर्सरी प्रिवेंशन। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर तो आपके सामने जो राइट होगा वो होने वाला है टर्सरी प्रिवेंशन।
ऑप्शन डी राइट। अब कैसे होगा ये हम देखें। टर्सरी प्रिवेंशन कैसे होगा ये हम देखते हैं। इसमें बात करें प्रिवेंशन की तो प्रिवेंशन 4 प्रकार के मोस्टली प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बात करें जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है उसमें हम पेशेंट की हेल्थ जो है, पैथोजेनेसिस है, उनमें मतलब ज़्यादा सीवियर ना हो, अपनी लाइफ को जी सके, ऐसा हम उसमें परफॉर्म करते हैं। जबकि सेकेंडरी उसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ टर्सरी क्यों कहा गया, इसका ये अपना टॉपिक है कि इस क्वेश्चन में जो टर्सरी प्रिवेंशन राइट हुआ वो क्यों हुआ। आपको ध्यान रखना है जो ये सिनेरियो दिया गया है ऊपर, इसमें एक डायबिटिक मेलाइटिस की पेशेंट है, मतलब ऑलरेडी उसमें डायग्नोस्ड है, अभी डायग्नोस्ड नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप यहाँ ये समझोगे कि डायग्नोस करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जबकि आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी उसमें बताया गया है कि डायबिटिक पेशेंट है, मतलब डायग्नोसिस पहले ही हो चुका है। अब आपको बताना है ताकि वो उसके जो उसकी लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके, उसकी पेशेंट की क्वालिटी को बढ़ा सके, ताकि वो घर पे ही आराम से अपना ब्लड ग्लूकोज रेगुलर चेक कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। इसीलिए हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग की। अगर यहाँ होता कि एक पेशेंट में हम चेक कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब किया गया है कि डायग्नोस करने के लिए आपको, अगर आप डायग्नोस करने के लिए अगर ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हो तो वो जाता है सेकेंडरी में। और अगर आपको कंफर्म है कि इस पर डायबिटीज़ है, उसके बाद में अगर आप मॉनिटर करते हो तो वो जाता है टर्सरी में। क्योंकि हम फिर बाद में क्यों चेक करते हैं, क्योंकि डायग्नोस तो हो चुका पहले से ही। अब डायग्नोस हो चुका तो बाद में हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो भी वो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन होगा डायबिटीज़ मेलाइटस। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर बीपी मेजर कर रहे हैं, बीपी मेजर कर रहे हैं, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए अपन बीपी मेजर करते हैं तो उसमें मानते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और अगर आप बीपी मेजर कर रहे हो आफ्टर कंफर्मेशन, आप में हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन जो भी है वो पहले डायग्नोस हो चुका है, आफ्टर कंफर्मेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो वो जाता है टर्सरी प्रिवेंशन में। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, उसके बावजूद आप आपके बीपी या ग्लूकोज मॉनिटर करते हो, वो प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट ही होता है। अब बात करें प्रिवेंशन, तो इस क्लास में हम टोटल पूरा प्रिवेंशन नहीं पढ़ सकते, मोटा मोटा हम प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं। प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम उनको रोक सकते हैं, किन किन बातों का उनमें ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। मतलब कोई पेशेंट है जिसमें अभी ना तो वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग नहीं करता है तो उसमें लंग कैंसर का कोई खतरा ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है। अगर वो नहीं करता है तो उसमें आप क्या प्रिवेंट करेंगे कि वो कभी स्मोकिंग ना करे। अभी नहीं करता है लेकिन भविष्य में भी ना करे, तो हमें रोकना क्या है, रिस्क फैक्टर को रोकना है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। अभी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो भविष्य में भी हम उसको रोकने के लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो इसमें अपन इंडिविजुअल एजुकेशन रख सकते हैं किसी भी पर्सन को,
या फिर ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सभी अपन इसमें काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, बैड हैबिट्स है, उनके बारे में बता सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं। जैसे पानी इकट्ठा होने से रोक सकते हैं पहले से ही, ताकि मलेरिया ना हो। तो ये हम प्रिवेंट करते हैं रिस्क को। प्राइम मॉड्यूल में क्या करते हैं, रिस्क को ही प्रिवेंट करते हैं, जबकि जो प्राइमरी होता है उसमें हम डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होता है। प्राइमरी, दोनों में यही अंतर है। प्राइम मॉड्यूल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जो प्राइमरी है उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अगर रिस्क फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट है तो अपन रिस्क फैक्टर को तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब तो हम डिजीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज को डेवलप होने से रोकने का काम इसमें करते हैं, या फिर डिजीज होने से इसमें अपन रोकते हैं। क्योंकि जैसे कोई पेशेंट है जो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करता है तो उसमें लंग कैंसर के चांसेस तो है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें जो स्मोकिंग करता है उसको कैसे भी करके उसमें हेल्थ प्रमोशन करवाएंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेंगे कोई, जिससे कि वो कम कर सके, स्मोकिंग छोड़ सके। तो अब हम कम करते, मतलब रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है। तो अब डिजीज होने से रोकना है अपने को, तो वो क्या जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। और इसको रोकने के दो ही मेथड होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन जैसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम वैक्सीनेशन काम में ले सकते हैं, या फिर कोई भी अगर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कोई ड्रग है तो वो काम ले सकते हैं। ये सभी काम हम करते हैं। जबकि हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन देना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करना, कुछ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अगर बच्चा है तो ताकि उसमें भविष्य में कोई बीमारी ना हो, तो ऐसे काम हम इसमें कर सकते हैं। जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आते हैं वो सभी प्राइमरी प्रिवेंशन के आते हैं। विटामिन ए, आयोडीन, आयरन देना, ये सभी प्राइमरी प्रिवेंशन के पार्ट हैं। और एक होता है नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी, प्राइम मॉड्यूल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था तो डिजीज को होने से रोक रहे थे। सेकेंडरी में डिजीज प्रेजेंट होती है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो उसके कॉम्प्लिकेशन है या फिर उसको जल्दी डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, जिससे क्या है सीवियरिटी को रोका जाए। प्रिवेंट सीवियरिटी ऑफ डिजीज, सीवियरिटी को रोका जाता है। और टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन को रोका जाता है, ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और उसमें हम डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं, रिहेबिलिटेशन की, मतलब अगर किसी का पैर कट गया है तो अब अगर क्या कर सकते हैं, उसको रिहेबिलिट करवा सकते हैं, कैसे वो चल सकता है बिना पैर के, कैसे वो अपना काम कर सकता है। तो ये सारे काम अपन टर्सरी में करते हैं। तो यहाँ मोटा मोटा हमने प्रिवेंशन देखा, और जो अपना आंसर था उसको भी समझा कि ये आंसर क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायग्नोस है बीमारी। तो ऑलरेडी अगर डायग्नोस होती है, उसमें बाद में अगर अपन मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो वो टर्सरी में जाता है। और अगर डायग्नोसिस के लिए अगर अपन बीपी या फिर शुगर मॉनिटर करते हैं तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में काउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी है इंसेक्ट, ऑप्शन सी है बिहेवियर ऑफ एंट्स, ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। बात करें ऑप्शन ए की बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स,
तो इसकी बात करें तो ये साइकोलॉजी में देखा जाता है। ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ऑप्शन सी है बिहेवियर ऑफ एंट्स, चींटियों के बारे में पढ़ा जाता है। मायरेमेकोलॉजी में एंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। और रॉक्स के फॉर्मेशन की बात करें तो वो पेट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की। और साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर की। और जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट होगा। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको फ्यूचर में डायरेक्ट एग्जाम में जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं तो जो भी स्टूडेंट है उसको ऐसा फील ना हो कि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे। तो आपको बिल्कुल इन क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं समझना है कि एक चैनल की तरफ उसमें आपको कभी सब्सक्राइबर व्यूज़ देख के मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पढ़ना चाहिए। आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है वो आपको देख के पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल करें। तो अच्छे से आप बिल्कुल जहाँ नोट्स बनाने की आए वहाँ नोट्स भी बनाओ, और यहाँ के यहाँ आप क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल एकदम कंप्लीट करके आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग टिप इन आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोटिंग टिप, जो आइसबर्ग फिनोमिना में फ्लोटिंग टिप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? और एक बात और, आपको लग रहा है क्या है कि इस पूरी क्लास में अभी प्रिवेंशन, फ्लोटिंग टिप और कम्युनिटी के बारे में क्वेश्चन बताया है, उसके अलावा कोई बाकी CHN तो कहाँ गई? तो मैं आपको बता दूं स्टेप करके, जैसे आज प्रिवेंशन के 2-4 क्वेश्चन लिए, फ्लोटिंग टिप के बारे में आइसबर्ग फिनोमेना कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में जाएंगे, फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आकर बढ़ते जाएंगे। एक ही क्लास में सारे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए छोटे छोटे भाग में जाके हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहे। ऑप्शन ए है क्लिनिकल स्टेज, ऑप्शन बी है एक्सपोजर, ऑप्शन सी है सब क्लिनिकल स्टेज, ऑप्शन डी है हेल्थी पॉपुलेशन। तो फ्लोटिंग टिप जो होती है आइसबर्ग फिनोमेना में वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आपको पता होगा आइसबर्ग फिनोमेना होती क्या है। आइसबर्ग फिनोमेना, आइसबर्ग फिनोमेना की बात करें तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये पहले सबसे पहले जाने आपको, ये दी गई थी जॉन एम लास्ट द्वारा। जॉन एम लास्ट द्वारा आइसबर्ग फिनोमेना दी गई थी। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, उस टाइप ही जॉन एम लास्ट ने बताया था जो पानी में ऊपर तैर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें डायग्नोस्ड केस, अनडायग्नोस्ड केस, इनके बारे में बताते। ये आइसबर्ग फिनोमेना में बताया गया है। जो ये फ्लोटिंग टिप है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप, मतलब जो ऊपर तैर रही है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। इसके बाद में जो अंदर पानी के अंदर है उसे बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन, मतलब जो अंदर डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड पोर्शन। और बात करें जो ये लाइन खींची गई है, ये है लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन को अलग करने का काम कर रही है। लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब बात करें ये फ्लोटिंग टिप किसको इंडिकेट करती है, क्या बताती है, सबमर्ज्ड पोर्शन क्या बताता है। तो बात करें फ्लोटिंग टिप, सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटिंग। जो फ्लोटिंग टिप होती है आइसबर्ग फिनोमेना में वो बताती है एपिजेंट केस को, मतलब ऐसे केस जो डायग्नोस हो चुके हैं, जो सबके सामने हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनको डॉक्टर ने देख लिया है, सिम्टोमेटिक केस है,
जिनमें सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, ऐसे केसेस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं फ्लोटिंग टिप। ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। डायग्नोस्ड केस, क्लिनिकल केस, मतलब क्लिनिकल मतलब जो डायग्नोस हो चुका, जिसको पीजीसीए ने देख लिया, ऐसे केसेस को बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। एपीरिएंट केस, सिम्टोमेटिक केस, डायग्नोस्ड केस और क्लिनिकल, सारी एक ही बात है। एपीरिएंट केस मतलब जो सामने आ चुका, सिम्टोमेटिक मतलब वही बात जिनके सिम्टम सामने आ रहे हैं, डायग्नोस्ड जिनके सिम्टम सामने आ रहे हैं मतलब वो डायग्नोस हो चुका, और क्लिनिकल जिनको डॉक्टर ने देख लिया है। बात करें सबमर्ज पोर्शन की, जो डूबा हुआ पोर्शन है वो किसको इंडिकेट करता है? जो पानी के अंदर जो पोर्शन है वो किसको इंडिकेट करता है, ये आपको किसको इंडिकेट करता है ये देखना है। ये करता है नॉन एपीरिएंट केस को, मतलब जो अभी सबके सामने नहीं आए हैं, जो छुपे केस हैं, मतलब हिडन केसेज हैं, एसिम्प्टोमेटिक केस है जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, और कैरियर का मतलब ऐसा पर्सन जिनके अंदर जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, उसमें डिजीज कोज नहीं कर रहा है, ना तो उसमें सिम्टम्स है लेकिन उसके अंदर जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो प्रेजेंट है। वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करने का काम करता है, मीडियम का काम करता है, जिसे बोलते हैं कैरियर। या फिर अनडायग्नोस्ड केस है, इन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है सबमर्ज्ड पोर्शन। नेक्स्ट बात करें, एक और चीज थी इसमें, लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन, तो लाइन ऑफ डिमार्केशन जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है एपीरिएंट और अनएपीरिएंट केसेस को, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस को डिफरेंशिएट करने का काम करती है। ये डिफरेंशिएट एपीरिएंट एंड अनएपीरिएंट केसेज, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई भी कि कौन सी जो डिजीज है वो आइसबर्ग फिनोमेना में फॉलो नहीं करती, तो आपको 3 डिजीज ध्यान रखनी है। एक तो है मीजल्स, एक है रेबीज और एक है टिटनस। अब क्यों नहीं करती? आपको पता होगा मीजल्स में मैक्यूल्स बन जाते हैं बॉडी पे, तो मैक्यूल्स बनेंगे तो सबके सामने अपने आप आ जाएगा, सिम्टम्स अपने आप सामने आ रहे हैं, सबको दिख रहा है, डायग्नोस्ड हो रहा है, तो इसीलिए मीजल्स इसमें इसको फॉलो नहीं करता है। इसके बाद रेबीज, रेबीज में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया कंडीशन। तो हाइड्रोफोबिया अगर है किसी पेशेंट में तो अपने आप डायग्नोस हो रहा है कि रेबीज का केस है, तो मतलब उसमें आइसबर्ग फिनोमेना तो सबमर्ज्ड पोर्शन का तो काम ही नहीं है, वो अनसिम्टोमेटिक तो रह ही नहीं सकता। और टिटनस में भी यही बात है। ओपिस्टोटोमस पोजीशन, ये भी एक सामने वाली प्रॉब्लम है, सबके सामने आएगी, इसको अपन सबमर्ज्ड पोर्शन में तो रख ही नहीं सकते। तो ये तीनों डिजीज इसको फॉलो नहीं करती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, किसने दिया और ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जो ये क्वेश्चन है फ्लोटिंग टिप वाला, तो फ्लोटिंग टिप किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सपोजर? नो। सब क्लिनिकल? नहीं। हेल्थ पॉपुलेशन? बिल्कुल नहीं। जो क्लिनिकल केस है, जो सिम्टोमेटिक केस है, जो डायग्नोस्ड केस है, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है फ्लोटिंग टिप। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयर्स द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। मतलब किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का बॉडी में इन्वेज करना, एंट्री लेना, उससे लेकर डिजीज के साइन सिम्टम अपीयर होने तक के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है लेटेंट पीरियड, ऑप्शन बी है
क्यूरेंटाइन, ऑप्शन सी है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी है टर्मिनेशन पीरियड। तो बात करें, कुछ टाइम पीरियड होते हैं जब इन्फेक्शियस साइकिल चलती है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे इन्फेक्शियस साइकिल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इन्फेक्शियस साइकिल से रिलेटेड। इन्फेक्शियस साइकिल, जो इन्फेक्शियस साइकिल होती है उसमें मतलब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से लेकर डिजीज के सिम्टम अपीयर होने, उसके मैक्सिमम स्टेज पर जाने से लेकर डिजीज के खत्म होने तक का पूरा फ्लो हम देखते हैं इन्फेक्शियस साइकिल में। तो इन्फेक्शियस साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होती हैं? सबसे पहले आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एंट्री ऑफ एजेंट से लेकर फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम और फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होने तक का टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड। एंट्री ऑफ एजेंट टू फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम या मैनिफेस्टेशन, एंट्री से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने का टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसमें जो डायग्नोसिस से लेकर मतलब डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होता है इस टाइम में, जो साइन सिम्टम आते हैं वो जनरल साइन सिम्टम आते हैं, किसी स्पेसिफिक डिजीज के साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं। एक जो जनरल साइन सिम्टम आते हैं, फीवर होना, ये सभी सिम्टम्स इसमें आते हैं, हेडेक, फीवर, तो ये कॉमन साइन सिम्टम है, किसी स्पेसिफिक डिजीज के साइन सिम्टम नहीं आते हैं, तो इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इसमें एक इन्फेक्शियस फेज के रूप में भी देखा जाता है इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक जो सिम्टम नहीं आते हैं तब तक डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें हम जानते हैं कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस इम्पॉसिबल होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों? बिकॉज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर जनरल। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो इसमें जनरल होते हैं, जो जनरल डिजीज के देखे जाते हैं, स्पेसिफिक डिजीज के सिम्टम नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोड्रोमल के बाद में पास्टिजियम। पास्टिजियम का मतलब होता है पीक लेवल ऑफ डिजीज, डिजीज का पीक लेवल, मैक्सिमम क्लिनिकल सिम्टम्स आना, मैक्सिमम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आना पास्टिजियम कराता है, जिसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। और इसके बाद में आता है डिप्रेवेसेंस। डिप्रेवेसेंस का मतलब होता है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनका डिक्रीज होना, स्टार्ट होना, जो साइन सिम्टम है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं डिप्रेवेसेंस स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज होती है कन्वर्जेंस। कौन सी होती है? कन्वर्जेंस। नेक्स्ट होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है पास्ट रिकवरी, किसी भी डिजीज की पास्ट रिकवरी होना कन्वर्जेंस कहलाता है। और एक होता है लास्ट होता है डिपिकेशन। डिपिकेशन का मतलब है कंप्लीट रिकवरी हो जाना डिजीज का। तो ये सारी स्टेज होती है इन्फेक्शियस साइकिल की। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन टाइम पीरियड की जो कि एग्जाम में आते हैं। जैसे फर्स्ट है लीड टाइम। लेट टाइम, लेट टाइम किसे बोलते हैं? लेट टाइम का मतलब होता है डिजीज डिटेक्शन टाइम, मतलब डिजीज को डिटेक्ट करने का टाइम। ये होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से लेकर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं लेट टाइम, या फिर अर्ली डायग्नोसिस से लेकर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक का
टाइम लेट टाइम कहलाता है। अर्ली मैनिफेस्टेशन टू कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस से लेकर कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस तक का। नेक्स्ट जो टाइम पीरियड होता है उससे बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड, विंडो पीरियड किसे बोलते हैं? विंडो पीरियड का मतलब होता है एंट्री ऑफ एजेंट से लेकर फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन तक का टाइम विंडो पीरियड कहलाता है। एंट्री ऑफ एजेंट, एंट्री ऑफ एजेंट टू फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन तक का टाइम एजेंट की एंट्री से लेकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन तक का टाइम बोलता है विंडो पीरियड। नेक्स्ट होता है जिसे बोलते हैं लेटेंट फेज या फिर लेटेंट पीरियड, सॉरी लेटेंट पीरियड का मतलब होता है एंट्री ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन की एंट्री से लेकर वो इन्फेक्शियस होने तक का जो टाइम होता है, मतलब वो दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं। जहाँ जिस स्टेज में वो इजीली दूसरे में इन्फेक्शन फैला सके उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लेटेंट पीरियड। नेक्स्ट होता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन की मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं जनरेशन टाइम। और एक होता है प्राइमरी केस का मतलब क्या होता है, जो कि एग्जाम में कई बार आता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है प्राइमरी केस का मतलब क्या होता है। प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट करना है, प्राइमरी केस किसे बोलते हैं और सेकेंडरी केस किसे बोलते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एक और नया सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक गुड बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।